आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम शिक्षा सिंह है। आप मैडम क्या कार्य करती हैं? मैं तो अध्यापन कार्य से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं भी पिछले 5 वर्षों से अपने पिता की स्मृति में ये जयंती समारोह, उनके जन्मदिन के दिवस की आज 1 मई को उनका जन्मदिन है, मैं इसे प्रतिवर्ष जयंती समारोह के रूप में आयोजित करती हूँ। यानी जो आपकी जो आज जयंती मना रही हैं, जी। उस उपलक्ष्य में कभी सम्मेलन भी करेंगे? इस आयोजन में हमेशा पिछले 5 वर्षों से मैं निरंतर करवा रही हूँ और इस आयोजन के हमेशा 2 सत्र होते हैं, एक विचार गोष्ठी और एक काव्य गोष्ठी। विचार गोष्ठी में जैसे जो वक्ता हमारे आते हैं वो उनके जो भी साहित्य की जो भी विषय वस्तु है, जिस पर उनकी रचनाएं केंद्रित है, जिस विषय पर उन पर वो अपने तमाम तरह के पक्ष को उजागर करते हैं। मैं आपका उद्देश्य क्या रहा है? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है, पहली बात तो ये मेरे लिए जो एक मैं क्या कहूँ, मेरे पिता है और मैं उनको जब भी याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ उनका जैसा जीवन रहा और जिस तरह के वो विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। धन पा करके जब आपके पास संपत्ति हो, दौलत हो और तब आपको प्रसिद्धि मिले और आपकी कला बहुत ऊंचाई पर जाए, आप खुद ऊंचाई पर जाए, तो वो एक अलग कैटेगरी होती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जिया ही नहीं, जिसके पास पैसे मतलब हुए ही नहीं, एक सरकारी नौकरी में वो उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम में काम करते थे, अध्यापन कार्य में, लेकिन वो फैक्ट्री भी वैसी ही कि उसका भी एक दुर्भाग्य था कि वो फैक्ट्री समय से पहले बंद हुई और 10-12 वर्षों तक हम लोग वहीं सोनभद्र में, गुरमा सोनभद्र है जो सीमेंट फैक्ट्री के वो, तो उसमें ही हम लोग वहाँ रहते थे। तो उस तरह के वहाँ वो नौकरी करते थे, लेकिन फैक्ट्री भी बंद हो गई, वहाँ से फंड ग्रेजुटी 10 साल 12 साल का सैलरी पेमेंट नहीं मिला, लेकिन उसमें भी वो अपने जो हम लोग का पालन पोषण बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे ढंग से वो किए और हम लोगों ने बचपन से ही ऐसा जीवन जिया है जैसे प्रत्येक ऊंचे परिवारों के बच्चे जीते हैं। हमारे पालन पोषण, हमारी जो भी चीजें हैं उसमें आप कभी कोई जो लेटेस्ट गैजेट होता है लाइफ को जीने के जितने संसाधन होते हैं वो हम लोग बचपन से ही जब से हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास में घर में सारी चीजें वैसी हैं जैसे अन्य दूसरे समर्थ अच्छे परिवारों में। आपका उद्देश्य है कि जो मेरा उद्देश्य अपने पिता को याद करते हुए प्रतिवर्ष उनके नाम पर मैं ये आयोजन उनके जन्मदिन के दिन पर आज के दिन ये आयोजित करती हूँ और मैं जब तक रहूंगी तब तक ये कार्यक्रम होता रहेगा। और मेरा उद्देश्य ये भी है कि उनके जैसे साहित्यिक उनके जैसे योगदान को सामने रखना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत अच्छा उनका बेहतरीन व्यक्ति इस संसार में आता है, अपने कर्म करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, करता है, चला जाता है, लेकिन उसकी चीजों का मूल्यांकन उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए था उसके जीते जी। और हमारे देश में तो ये अनेकों बार हुआ है, हम सभी इसको जानते हैं कि जब कोई खत्म हो जाता है तो उसके 20 साल बाद, 10 साल बाद फिर समझ में आता है कि वो व्यक्ति सही था, उसकी चीजें सही थी, फिर हम उसके नाम पर कोई पुरस्कार भी घोषित कर देते हैं। ये रवैया हमारे देश में है और ये हम लोग बहुत बार समाचार में और समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जानते हैं। हमारा उद्देश्य उनको पुरस्कार का नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जितने लोग नए लोग कविता कहानी से जुड़े हुए हैं, जिनमें काव्य कला की बड़ी ललक है और अपने आप को कवि कहलाने का भी बहुत एक शौक है, उनके लिए ये प्रेरणादायी एक व्यक्तित्व भी है कि कवि कैसा होता है, कितना जीवट होता है, कितना स्वाभिमान से भरा होता है और कैसा उसका संघर्ष होता है और पूरे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सारी चीजों को झेलते हुए संघर्ष कर। और तब तो देखिए, एक कवि या एक कलाकार तब और उपेक्षित होता है हमारे देश में जब वो किसी छोटे समाज से या किसी छोटी जातियां तो सभी अच्छी है और लोग भी सभी अच्छे हैं, पर वास्तविकता ये कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और हमारे मन में जाति कहीं ना कहीं घूमती रहती और पूरे देश की व्यवस्था देख लीजिए उसमें भी ऐसा होता है। तो जो उपेक्षाएं वो झेल कर गए हैं, उन उपेक्षाओं को अब मैं कुछ कर तो नहीं सकती, मैं इतना ही कर सकती हूँ कि उनके साहित्य को समाज में वापस लाना, लोग पढ़े, जाने, समझे और महसूस करें। और आत्मा तो सबके पास है, अपने आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो कर्म लौट कर आता है, अच्छा कर्म भी बुरा कर्म। आज देखिए, कभी पास्ट में, कभी भूतकाल में, बीते हुए समय में, 20 साल पहले सन 2004 में उनकी किताब आई सड़क पर जिंदगी, जो गजल संग्रह, उस समय हम लोग 2002 और 2001 में हम लोग वाराणसी में आए सोनभद्र छोड़कर, क्योंकि हमारे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया था। तो हम लोग यहाँ आए और बिना सैलरी, बिना ग्रेजुटी फंड, मतलब बिना पैसे के खाली हाथ सामान लेके हम लोग वाराणसी शिफ्ट हो गए, क्योंकि वाराणसी जो धानापुर पनेरा वहाँ गाँव है अदलपुरा के पास, वो हमारे पिताजी का अपना मतलब है ना, तो वो गाँव हमारा हुआ और हमारा ननिहाल ही रथ यात्रा का है कामशा। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से वाराणसी के हैं। तो जब नौकरी खत्म हो गई तो ये हुआ कि वाराणसी चलते, वाराणसी आने पर वो रिटायरमेंट हो चुका था, तो इसलिए उनका ये था कि भाई उनको यहाँ वाराणसी का जो साहित्यिक माहौल है, ये तो था, वो साहित्यकार कविता कहानी वाले मिजाज के थे ही, उनकी तबीयत, उनके लिए माहौल तो बहुत अच्छा था, सारी चीजें अच्छी थी, काशी तो सांस्कृतिक जगह है ही, लेकिन हाँ जो आर्थिक इसकी बात है, पैसे, हाँ पैसे को कमाने की बात, वो चीजें तो उस समय नहीं, क्योंकि एक नौकरी करके वो रिटायरमेंट हो चुके। तो हम लोग बड़े हो रहे थे, हम लोग का ये था कि हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, मैं एमए बेचती हूँ, मुझे लगा चलो मैं स्कूल पढ़ा रही थी, मेरा भाई भी पढ़ाता था, फिर हम लोग आकाशवाणी में मैं कैजुअल अनाउंसर के रूप में 12 साल 13 साल तक काम करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सब अच्छा रहा, मेरे भाई ने भी मतलब इस तरह से अर्थोपार्जन किया और हम लोग का परिवार बिल्कुल सकुशल और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था।
तो हम लोगों ने अपने पिता के उस संघर्ष को भी देखा है और आर्थिक जीवन को भी देखा है, लेकिन उतने कठिन समय में सन 2004 का एक ऐसा समय आया जो बहुत वर्षों से सोनभद्र में हम लोग बचपन से देखते थे कि पापा अपनी किताब छपवाने के फिराक में है, बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती। पर वाराणसी आने पर एक अच्छी चीज हुई कि वाराणसी में भी लोग सहृदय अच्छे लोग भी हैं, और कभी कोई मनमुटाव हो गया या कोई खराब तो वो उसकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी है। लेकिन यहाँ दो प्रकाशक ऐसे मिले जो शारदा संस्थान प्रकाशन है, जिसमें यहाँ सामने अभी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं डॉक्टर विनोद राव पाठक जी वो और डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी कंसिल, इन दोनों लोगों का एक प्रकाशन था। तो आज मैं खास तौर पर इस कार्यक्रम में एक तीसरा सत्र भी रखती हूँ, जिसमें उन दोनों प्रकाशकों को मैं विशेष रूप से हृदय से एकदम आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञता पूर्वक उनको सम्मानित कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे पिता की विद्वत्ता को मूल्य दिया और ये समझा कि हाँ वो इतने विद्वान, इतने अच्छे व्यक्ति हैं और उनको कोई जगह या उनकी रचनाओं को कोई जगह नहीं मिल पाई। तो किसी को आप अगर इस तरह की सेवा देते हैं और उसकी चीजों को प्रकाशित करते हैं तो ये तो उसके लिए बड़ी बात है। तो और उनका कार्य भी सराहनीय, तो उनका आज अच्छा कर्म 20 वर्षों के बाद ये लौट रहा है कि मैं उनकी पुत्री और मैं ये आयोजन करा के उनको सम्मानित कर रही हूँ। यही उनके अच्छे कर्म का परिणाम। आपका उद्देश्य है कि जो हमारे पिताजी सत्मार्ग में चले और सत्यता की करते हुए ज्ञान शिक्षा में जो आगे रहे और अपने परिवार को पालन पोषण करते हुए अच्छी रास्ते पर चलाया। हाँ जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से, आपके जो भी मीडिया के माध्यम से, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी। उन लोगों ने हम लोगों का पालन पोषण करते समय तमाम अच्छी चीजें, अच्छी बातें हुई। आज वर्तमान में जीवन जीने में नैतिक मूल्यों की बड़ी कमी है और इंसान बनना, इंसानियत को जीना, अच्छे इंसान का होना, ये तो बहुत रेयर, मतलब बहुत कम रह गया। तो जब भी बात होती थी तो हमारे पिताजी उतने विपन्न थे, जबकि जब आदमी विपन्न होता है तो वो तरह तरह के अपराध भी कर सकता है, तरह तरह की गलतियां कर सकता है और आपका बच्चा चोरी चमारी भी कर सकता है, डकैती भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसे पिता नहीं। उन्होंने कहा कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन होता है, तुम लोग अच्छे इंसान बनो। मैंने हिंदी से पढ़ाई की है, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने कहा कि हिंदी पढ़कर के तो कोई फायदा है, जैसे कि हिंदी की स्थिति तो देश में डामाडोल है, आपको पता ही जाता है, पता ही आप लोग तो सब जानते ही हैं। हिंदी दिवस के दिन बहुत अच्छे से साथ सज्जा के साथ हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मैंने अपने पापा से एक बार कहा कि पापा, बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी पढ़कर क्या होगा, हिंदी की स्थिति ऐसी है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। पापा बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ करके हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, हमारा अच्छा इंसान होना ये बहुत जरूरी है। आप जो है, आपकी बातों से लगा कि आज के युग में जो बच्चे अपने पूर्वजों को मान सम्मान त्याग करके उनके दुरुपयोग में रहे, लेकिन आज आप अपने पिता के पद चिन्हों को चल करके आज उनका नाम रोशन कर रही हैं। और जो दो विद्वान कवि थे उनको जो है उनकी विद्वता को देखते हुए हर वर्ष आप उनको सम्मान और एक प्रतीक और दिल से जो है उनकी जो है आशीर्वाद लेती हैं। आपका यही सत्प्रणाम कि आपकी हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं आप जैसे तमाम पुत्रियां सभी को हों जो कि अपने पिता के पद चिन्हों पर अपने पूर्वजों का मान सम्मान उसी प्रकार करते हैं। हमारी वे बात आज जो है वर्तमान में मैं खुद भी देखती हूँ कि पारिवारिक मूल्य संबंध सभी बहुत घट चुके हैं, बहुत विघटन हो चुका है। यहाँ तक कि हर आदमी स्वयं में अकेला रहना चाहता है, बस उसका बैंक बैलेंस हो और वो स्वतंत्र होकर जीवन जिए, उसे किसी तरह की रोक टोक ना। लेकिन मैं खुद ये मानती हूँ कि परिवार का होना, संबंधों का होना और आपका रोक टोक होना, ये सब कुछ सब जरूरी है। और घर में बड़ों का होना भी जरूरी है, माता पिता का होना जरूरी है और परिवार में और भी जो। धन्यवाद मैडम। ठीक है, तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रामकर पांडे है। पांडे जी, जो अभी बहन जी ने जो व्यक्तव्य किया है, आज इनके इस पद चिन्ह को देख करके आप क्या महसूस करें? देखिए, इसके लिए भी मैं कहूँगा कि परमानंद आनंद जी का यह जो शुद्ध अंतःकरण और धर्म है वही आज फल रहा है। क्यों? बाढ़ पूत पिता के धर्म, तो पिता के कृत्य से ही संतान जो है बढ़ती है। और आज पिता अभाव में भले जिए, लेकिन आज उनके आशीर्वाद से ये लोग सक्षम हैं और जो कार्यक्रम वो चाहते थे उनके समय नहीं हुआ, आज वो कार्यक्रम हो रहा। यानी आपका आशीर्वाद इनके साथ लगा हुआ है और आप आशीर्वाद देकर के बिल्कुल आपका उद्देश्य है दिन दुगनी रात चौगुनी करें और अपने पिता के पद चिन्हों को जो है आगे बढ़ाएं। ऐसा है, आप जैसे परमानंद आनंद जी के साथ दशकों में साथ होते रहा और वो कभी मुख्य अतिथि, कभी विशिष्ट अतिथि, और मैं संचालन करता था कब सम्मेलनों और कब गोष्ठियों और विचार गोष्ठियों का। बहुत नजदीक से उनको रहते खाते पीते देखा है, साधारण कुर्ता पैजामा में, साधारण और अभावों के बीच भी जीते हुए जो वो यथार्थ जीते थे, जो यथार्थ देखते थे, वो यथार्थ रचनाओं में उनके आता।
नहीं, तो ऐसी रचनाएं जो हैं, एक तो कल्पना में, ख्यालों में लिखी जाए और एक जी करके, सह करके लिखा जाए, वो ज्यादा प्रभावशाली। एक चीज बताइए, हाँ बोले। कि आज के युग में हम देख रहे हैं कि लड़कियां अपने पिता को दूर हो जाती है, शादी होने के बाद त्याग देती हैं। आज मैंने जो है इतनी उम्र में देखा कि ऐसी लड़की जो कि अपने पिता के सब परिवार को लेके भी अपने पिता के पद चिन्हों को चल करके इतना बड़ा आयोजन करे। इसीलिए मैं इनकी और इनके भाइयों की भूल भूल प्रशंसा करता हूँ कि ये अपने कुल की और अपने गौरव की, अपने पिता के यश को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर, हमारे चैनल में आने नहीं, का। मैं ये भी बता दूं आपको 2 लाइन में कि परमानंद का जीवन क्या था। ये लोग तो कुल संभाल रहे हैं। परमानंद जी थे जो वो अपने जीवन में अभाव में ही देखा भाव के मकरंद मिलते हैं, अभाव में ही देखा भाव के मकरंद मिलते हैं, उसी की गोद में आनंद परमानंद बनते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस धरोहर को संभाल के जो रखता सबसे मान उसका होता है। जैसे धरती ने धरोहर एक न धरोहर ही न होगी तो संभालेगी क्या? इसलिए उसको अलग मत करिए। ये उनका, यह उनकी तपस्या है जिसको आज ये सामने रख रहे हैं। उस तपस्या की धरोहर और यह नहीं होता, देखिए बच्चियों का दोष नहीं है, जो हम परोस रहे हैं दोष उसका है। आज किस परिवार में काकी है, किस परिवार में भाभी है, किस परिवार में मामी है, जब कोई रहेगा ही नहीं, उनको कोई सिखाएगा नहीं, उनको कोई शऊर बताएगा नहीं। मुझे याद है मेरी बहन को मेरी बुआ कहती थी, का बहनी तुम्हारी का चाल हो, जहां देखूं वहां का कर। आज कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए बच्चियों को दोष मत दो, उनको तो जो रास्ता आप दिखाओगे वही न पकड़ेंगे। मैं दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कह रहा हूँ कि आज उनके पद चिन्हों पर चलते उस रास्ता दिखाया तब ये चल रही है। ऐसा है, उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि उस गर्व को छुपाते हुए किस प्रकार से संघर्ष वे पुत्र और पुत्रियां धन्य हैं जो अपने कुल के गौरव को, अपने पिता के यश की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। धन्य हो ऐसी हमारी बहनों को जिन्होंने मेरे पास पैतृक संपत्ति इतनी है, अब मैं इसके आगे डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनूंगा। ये ज्यादातर परिवार में है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे परिवार में शुरू से, मतलब हमारे पिता के बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो वो इस तरह का आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति तो नहीं है, और नौकरी जहाँ की वहाँ भी आपको मैंने बता दिया कि फंड ग्रेचुटी और पैसे नहीं मिले, तो समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर ही थे। लेकिन मेरा अपना शिक्षा, मैं अपनी बात कह रही हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि अगर आपके पिता के पास पैसा नहीं था या आपके परिवार में पैसा नहीं था तो आप चाहे तो पैसा कमा सकते हैं और उन लोगों की भी भरपाई कर सकते हैं और सामने वाले आगे आने वाले समय में भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। ये ब्लेम देना, ये दोष देना कि पापा आपने कुछ नहीं किया तो हम कैसे करें, पापा आपने कुछ नहीं किया, वही ये चीजें ज्यादा होती हैं। पर मैं इन चीजों से अलग हूँ और मैंने ये अलग रास्ता इसलिए किया कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपके पिता ने पैसा नहीं कमाया या नहीं किया या किसी तरह की कोई चीज नहीं जुटाई है तो अब आप कहिए खाली उनको दोष दीजिए पिछले लोग। पिता ने कमाया नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको प्रशंसा नीचा करना पड़े। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।